बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निहायत खूबसूरत दुआ जो तालिबुल इल्म के लिए डिज़ाइन की गई है, उसके साथ हम लेक्चर का आगाज़ कर चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 10 स्टडी करेंगे। और जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब बात यह हमारे स्टूडेंट्स के हम लोगों ने इसमें 6 फैक्टर्स को स्टडी करना है। उनकी पूरी लिस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी वाइट बोर्ड पे लिख रखी है। आई उस डिटेल्स को हम वाइट बोर्ड पे ही स्टडी करते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स और हम ये अंडरस्टैंड करना चाहेंगे पहले कि फैक्टर क्या चीज़ होती है। यानी कि कोई भी ऐसा इंटरनल और एक्सटर्नल यू कैन से मुतासर करने वाली चीज़ कि जो मेरे बायोकेमिकल प्रोसेस को या तो तेज़ कर दे या स्लो कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो हमारे इस रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर मींस ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करने वाले कितने अवामिल हैं, फैक्टर्स हैं 6। आए हम उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे जो पहला फैक्टर है दैट इज़ अ लाइट, दैट इज़ बेसिकली लाइट। और आप लोगों को ये बात पता है कि अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट कंसिस्ट ऑफ व्हाट 6 कलर्स 7 कलर्स, सॉरी याद है आप लोगों को, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में ये पढ़ाया था। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, राइट। इसमें से जो चीज़ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है वो है ब्लू लाइट। तो ब्लू लाइट हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट, सीधा सीधा अफेक्ट होता है किसके ऊपर, ऑन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। और जब मैं ये बात कर रहा हूं कि डायरेक्ट इफेक्ट होता है तो मैं यूं लिख सकता हूं कि ब्लू लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। यानी कि अगर आप लोगों के पास ब्लू लाइट की क्वांटिटी ज़्यादा है या मिकदार ज़्यादा है तो स्टोमेटा ज़्यादा तेज़ी से ओपन होंगे, और अगर ब्लू लाइट कम हुई या उसकी वेवलेंथ कम होगी तो ज़्यादा स्टोमेटा कम ओपन होंगे। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, राइट। सो अमाउंट ऑफ ब्लू लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ये काम होता कैसे है, ये जो मेरे पास ब्लू लाइट की वेवलेंथ है ये स्टिमुलेट करती है किसको, आप लोगों को याद होगा हमने कल डायग्राम ड्रॉ की थी, किसी डायग्राम ड्रॉ की थी, वेरी राइट, गार्ड सेल्स की, राइट। तो इन पर्टिकुलर गार्ड सेल्स के ऊपर आपको याद है हमने क्या बोला था, यस, कि यहां पे डिफरेंट किस्म की क्या है, पोर्ट्स, राइट। उनमें से एक पोर्ट आपको याद है उसे मैं नाम दिया था एंटी पोर्ट, यानी कि वो वाली पोर्ट जो एक तरफ से चीज को ले और दूसरी तरफ निकाल दे, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी पोर्ट। फॉर एग्जांपल कि ये जो मेरे पास पंप है ये अगर इस तरफ से किसी पर्टिकुलर आयन को अंदर मूव करवा रहा है तो दूसरी तरफ से उसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है, राइट। तो बाहर इसे हम बोलते हैं एंटीपोर्ट। और ये वाली एंटीपोर्ट बेसिकली आपने यहां पे सब ये बात समझनी है कि ये वाली एंटीपोर्ट बेसिकली पोटासियम आयंस को इनफ्लक्स करवाती है। कब इनफ्लक्स करवाएगी, जब ब्लू लाइट की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, राइट। और ये इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट ऑफ ब्लू लाइट स्टिमुलेट्स द पोटासियम पंप्स। और जब पोटासियम पंप स्टिमुलेट होंगे तो पोटासियम विल बी इंजेक्टेड एट अ एक्सपोनेंशियल रेट, बहुत तेजी के साथ जाएंगे किसके अंदर, इनसाइड द गार्ड सेल्स। और उसके रिजल्ट में जाहिर है अंदर कंडीशंस कैसी हो जाएंगी, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब ये है कि इसमें सॉल्यूट बहुत तेजी से ज्यादा हो जाएगा और एज अ रिजल्ट आप लोगों के गार्ड सेल्स का इंटरनल ऑस्मोटिक पोटेंशियल, कौन सा, सोल्यूट पोटेंशियल, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल लो हो जाएगा, या समझ लें कि वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। जब मेरे पास वाटर पोटेंशियल कम होगा तो सराउंडिंग में से बहुत तेजी से वाटर विल ज्वाइन, वाटर से चला जाएगा और इट विल समथिंग लाइक द इन्फ्लेटेड ट्यूब, और इसकी इस तरफ की मूवमेंट की वजह से ये वाला सुराख प्रोड्यूस हो जाएगा जिसे हम नाम कह देते हैं स्टोमेटा और स्टोमा। लेकिन जब हमारे पास क्या होगा, सनसेट हो जाएगा तो कॉमन सेंस कि अब ब्लू लाइट एब्सेंट हो गई। ब्लू लाइट के एब्सेंट होने से देयर विल बी अ व्हाट, इनहिबिशन, रुकावट हो जाएगी इन एक्टिविटी ऑफ द पोटासियम पंप्स, रादर दे बिगिन टू ऑपरेट इन रिवर्स डायरेक्शन। और उसके रिजल्ट में
अब जो पोटासियम है वो बाहर ना शुरू हो जाएगा। पहले पोटासियम अंदर जा रहा था और अब पोटासियम यहाँ से बाहर जाना शुरू हो जाएगा। उसको फॉलो करेगा वाटर, उसका टर्मिनल प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और एज अ रिजल्ट सारा ये वाला होल बंद हो जाएगा। तो सबसे बड़ा स्टिमुलेंट मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? लाइट में ब्लू वेवलेंथ, राइट? इफ लाइट इज प्रेजेंट, स्टोमेटा आर वाइड ओपन, एंड इफ लाइट इज एब्सेंट, स्टोमेटा विल बिकम फ्लैसिड, राइट? तो ये हो गया हमारे पास सबसे पहला फैक्टर। अब हम स्टडी करेंगे दूसरे फैक्टर को। दूसरा फैक्टर मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? टेम्परेचर। इसका भी एक डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर का भी क्या है मेरे पास? एक डायरेक्ट रिलेशन है। मींस के इंक्रीज इन टेम्परेचर, एवरी सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। कि जूं मेरे पास टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो स्टोमेटा का साइज भी बड़ा होता चला जाएगा, राइट? आपने ये बात पहले भी पढ़ रखी है एंजाइम वाले टॉपिक में भी कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम डबल। जब मैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डबल कर रहा हूं तो जाहिर है मेरी CO2 की डिमांड भी डबल हो जाएगी। तो अगर मैं अपनी CO2 की डबल डिमांड को पूरा करना चाहता हूं तो मुझे स्टोमेटा के होल को भी डबल ओपन करना पड़ेगा, राइट? तो ये वाला प्रोसेस चलता रहता है कब तक? अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, राइट? 40 डिग्री सेल्सियस तक की रिलेशन बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। आप लोग इस पर्टिकुलर एनिमेशन को देखें, ये हम पहले एनिमेशन यूज कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर एनिमेशन में हमने एक आप लोगों के लिए ग्राफ बनाया है जिसके एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिया हुआ है? टेम्परेचर। फर्स्ट 10, देन 20, 30, 40 एंड 50। और जो मेरे पास वाई एक्सिस है उस पे हम लोगों ने क्या लिया हुआ है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास पहले 10 डिग्री सेल्सियस में कितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल 1 ग्राम, तो 20 में कितना हो गया? 2 ग्राम, 30 में कितना हो गया? 4 ग्राम, और 40 में कितना हो गया? 8 ग्राम। आपने देखा कि हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज पे जो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन है वो डबल हो रही है, राइट? Therefore, graph is not linear, rather it is ascending very sharply, बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, बिकॉज कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो हर 10 डिग्री सेल्सियस पे डबल हो रहा है। लेकिन क्या ये प्रोसेस चलता ही रहेगा? तो आंसर इज नो। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज मैक्सिमम अप टू 45 डिग्री सेल्सियस। ऑल्दो इट इज नॉट कांस्टेंट, ये डिपेंड करता है कि ये वाला प्लांट किस स्पीशीज का है, कौन सा एनवायरमेंट का है, राइट? हर प्लांट का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जाने के बाद क्या होगा? आप देखें कि बहुत तेजी से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप हो रहा है। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन है क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। अब सवाल ये है कि स्टोमेटा क्यों क्लोज हो गए, राइट? सवाल ये स्टोमेटा क्यों क्लोज हो गए? तो इसका आंसर हमारे पास है हमारे डियर स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर स्टोमेटा को ओपन करवाने में टेम्परेचर का ज़ाहिर एक रोल था, राइट? और ये टेम्परेचर बेसिकली जाहिर है कब ज्यादा होगा? इन अ ब्राइट सनी डे, राइट? तो जब हमारे पास दिन बहुत रोशन होगा, टेम्परेचर डेफिनेटली हाई होगा। एक तो फैक्टर आपको पता ही है कि हमारे पास लाइट का भी था कि ब्राइट डे में ब्लू लाइट ज्यादा होगी और टेम्परेचर डेफिनेटली एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प कर रहा होगा। ये दोनों चीजें मिलके रेट को बहुत तेजी से क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद क्या हुआ? वो वाला टेम्परेचर जो इस प्रोसेस को फेवर कर रहा था अब उसका अगेंस्ट चल गया। ऐसा क्यों हुआ? आंसर ये है कि अगर आप लोग अपनी बुक को देखेंगे तो आप लोगों की बुक में एक येलो बॉक्स गिवन है। उस येलो बॉक्स में उसने एक कॉज लिखी है कि 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑब्टेन हो जाने के बाद, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑब्टेन हो जाने के बाद अब प्लांट को एक थ्रेट होना शुरू हो जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर थ्रेट इज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। मुमकिन है प्लांट बॉडी में से इतना वाटर लॉस हो जाए कि प्लांट विल्ट हो जाए। उस पर्टिकुलर थ्रेट को फेस करते हुए ये वाला प्लांट रिलीज करता है एक स्ट्रेस हार्मोन। आपको पता है ना, आप लोगों की बॉडी में आप आराम सुकून से बैठे हो तो अचानक कोई बंदा आपके पास आके जोर से बोले, राइट? बहुत साइलेंस से जोर से आप बोले तो आप लोगों का दिल बहुत तेजी से धक धक करना शुरू कर देता है, बिकॉज ड्यू टू स्ट्रेस हार्मोन, एंड दैट वेरी स्ट्रेस हार्मोन इज एड्रेनालिन इन योर केस। अब प्लांट के केस में किस हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं?
कि दैट कैन रियली प्रोटेक्ट द प्लांट बॉडी, तो आंसर इज एब्सिसिक एसिड, वी कॉल इट एज अब्बा, राइट, ABA अब्बा। आपको पता है ना अब्बा जी का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल होता है घर में, तो ये अब्बा जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं। इवन मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि इवन दो बड़े स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, वन ऑफ देम इज लाइट, other one is decreased concentration of CO2, but still Abba has got its own rule. This abscisic acid will override the two very strong factors, जिसमें से एक मेरे पास क्या था लाइट और दूसरा मेरे पास क्या था टेम्परेचर, और उनके बैड इफेक्ट्स को नलीफाई करेगा। नलीफाई किसका करेगा कि वो उस पर्टिकुलर ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। कौन सा ऑर्डर दिया था? लाइट ने ऑर्डर दिया हुआ था, ऑर्डर दिया हुआ था हाई टेम्परेचर कि तुम उन दोनों के ऑर्डर को कैंसिल करो। अब सू मोटो ऑर्डर दे रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और वो कौन है? ज़ाहिर है एब्सिसिक एसिड, और वो पुराने तमाम अहकामात को कैंसिल कर देगा और अपना रूल, अपना हुक्म सादर फरमाएगा। वो ये है कि प्लीज स्टॉप द इंजेक्शन ऑफ व्हाट पोटासियम आयंस इनटू द गार्ड सेल्स, और जब गार्ड सेल में पोटासियम आयन नहीं जाएंगे बल्कि जो पहले से प्रेजेंट है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, तो डेफिनेटली वाटर भी उसके पीछे पीछे निकल जाएगा, और इस तरह से ये प्रोसेस मीन्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा वाला बंद हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ऑल्दो टेम्परेचर इज शोइंग अ पॉजिटिव इफेक्ट, बट आफ्टर 45 और एबव 45 डिग्री सेल्सियस ये जो सिस्टम है ये क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है, और इसको प्रिवेंट करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि प्लांट डिहाइड्रेशन से बच जाए। नाउ वी वांट टू मूव टू द थर्ड फैक्टर, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2। Factor number 3, concentration of CO2 या concentration of carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड इसके बारे में आपको बता रहा हूं, एक रूल वो ये है कि concentration of CO2 is inversely proportional to the opening of stomata, right? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। इनवर्स रिलेशन है ना, इनवर्स रिलेशन है। अगर ये ज्यादा हुई तो ज़ाहिर है इनके डायमीटर कम हो जाएगा, बंद हो जाएंगे, और अगर मेरे पास CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई तो फिर जो स्टोमेटा हैं दे विल बिकम वाइड ओपन, ये बहुत ज्यादा ओपन हो जाएंगे। अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कब होगी? जाहिर है जब प्लांट बॉडी में फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा और रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा हो जाएगा, राइट। फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाए या खत्म हो जाए और रेस्पिरेशन का रेट उसको डोमिनेट कर जाए, तो जाहिर है ये प्रोसेस कब होगा? रात में। तो आपका क्या ख्याल है, रात के टाइम स्टोमेटा को बंद होना चाहिए? नहीं, इसलिए क्लोज है, राइट। तो हम बात ये कर रहे हैं कि जो ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज होगी इट विल स्टिमुलेट, कॉमन सेंस इसको स्टिमुलेट करेगा, रिवर्स एक्टिविटी ऑफ द पोटासियम आयंस को। वो कहेगा कि आप पोटासियम आयंस प्लीज गो आउट ऑफ द गार्ड सेल्स। तो जब गार्ड सेल में पोटासियम आयन बाहर निकल जाएंगे तो उसको फॉलो कौन करेगा? वाटर, और एज अ रिजल्ट दिस पर्टिकुलर स्टोमेटा विल बिकम फ्लैसिड, और जब वो फ्लैसिड होगा मींस उस पर टारगेट प्रेशर खत्म हो जाएगा, तो स्टोमेटा कैसे हो जाएंगे? क्लोज। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं सुबह की बात कर रहा हूं, व्हेन देयर विल बी अ डॉन, जब सूरज तुलू होगा, राइट, और डे टाइम जब मेरे पास दिन का टाइम शुरू हो जाएगा, तो आपको पता है कि these particular guard cells they have got what? Chloroplasts, right? और ये जो chloroplast हैं they will begin to consume actively what? CO2। तो CO2 की यूजेज स्टार्ट हो जाएगी। इस यूजेज की वजह से नॉट ओनली इस पर्टिकुलर गार्ड सेल के अंदर CO2 कम होगी बल्कि एयर चेंबर में जो CO2 है वो भी कम हो जाएगी, राइट। अब डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 will stimulate what? the potassium pumps। तो जब मेरे पोटासियम पंप स्टिमुलेट होंगे, राइट, तो उसकी वजह से दिस पर्टिकुलर पोटासियम विल बी फ्लक्स्ड इन। फ्लक्स्ड इन का मतलब है अंदर डाल दिया जाएगा, किसके? गार्ड सेल्स के। तो जब गार्ड सेल्स के अंदर पोटासियम आयंस मूव कर जाएंगी, तो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था
कि यहाँ पे कंडीशन हो जाएंगी हाइपर ऑस्मोटिक या कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की हो जाएगी ज्यादा या वाटर का पोटेंशियल हो जाएगा कम, तो फिर वाटर भी इसके अंदर आएगा और वाटर के इसके अंदर आने की वजह से दीज पर्टिकुलर गार्ड्स विल बिकम व्हाट, टर्जिड, और जब सेल्स टर्जिड हो जाएंगे तो जाहिर है स्टोमेटा और स्टोमा विल बिकम वाइड ओपन, राइट। तो इस तरीके से हमारी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली उल्टे वे में नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ऑपरेट करती है स्टोमेटा की ओपनिंग को या क्लोजिंग को। अब हम मूव करें हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ एंड दैट इज द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हवा में नमी का तनासुब, राइट, हवा में नमी का तनासुब, राइट। हवा में नमी कितनी है? अगर फॉर एग्जांपल आप लोग हैं मई या जून के महीने में, राइट, तो आप देखते हैं कि अगर आपने इस मौसम में कोई कपड़ा धोया फॉर एग्जांपल और उसे सुखाने के लिए डाल दिया तो वो शायद मिनटों में सूख गया। टेम्परेचर वॉज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, 40-45 और अराउंड दिस। लेकिन जब आप लोग गए किसमें, जुलाई, अगस्त या सितंबर के महीनों में, तो शायद टेम्परेचर में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई, लेकिन अब आप लोगों के कपड़े घंटों में सूख रहे हैं। कैन यू गेस किसी रीजन क्या है, राइट? तो इसका आंसर मेरे पास ये है कि आप लोग जब जून जुलाई के महीने में, जब आप लोग मई जून के महीने में होते हैं, हम अपने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे मई जून में हमारे यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होती है, शदीद गर्मी, और उस शदीद गर्मी की वजह से हवा में ह्यूमिडिटी का लेवल कैसा हो गया, कम हो गया। ह्यूमिडिटी इज वेरी लो, हवा ही खुश्क है, इवन आप लोगों की जो नॉस्ट्रल्स है वो ड्राई हो रहे होते। तो उस टाइम पे जब आप कपड़े को हवा में डालते हो तो क्या होता है कि देयर इज अ वेरी स्टीप ग्रेडियंट, राइट? उस पर्टिकुलर कपड़े में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है से वो इतनी है, हवा और जो हवा है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, इतनी। हवा में नमी बहुत कम, कपड़े में नमी बहुत ज्यादा, तो एक बहुत स्टीप ग्रेडियंट है, और इस स्टीप ग्रेडियंट की वजह से बहुत तेजी से वाटर लॉस होता है और हमारे कपड़े बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास रेनी सीजन आता है, बरसात का मौसम आता है, तो उस वक्त आपके कपड़ों में नमी कितनी है, से इतनी, तो हवा में नमी कितनी है, इतनी, राइट? अब इन दोनों के दरमियान में जो ग्रेडियंट है वो कैसा हो गया, काफी फ्लैट। अब दोनों में फर्क रहा ही नहीं, राइट? जब हमारे पास फर्क नहीं होगा तो यहां से वाटर के लॉस होने की जो मिकदार है वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। आप क्या करें कि ये वाले कपड़े उतने हाई टेम्परेचर में भी जल्दी से सूख जाएं, तो इसका आसान सा हल है कि आप ऐसे करीब एक फैन चला दें, राइट? तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप लोगों की सराउंडिंग में नमी ज्यादा है तो वाटर लॉस कम होगा, और अगर नमी कम हुई तो वाटर लॉस ज्यादा होगा। आइए हम इस चीज को किसी लीफ पे अप्लाई करके देखते हैं। लुक एट दिस एनिमेशन। आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक प्लांट लिया हुआ है, राइट? एंड दिस पर्टिकुलर प्लांट इज इन ड्राई एयर, मीन टू से कि हम इस प्लांट को किसी मई जून के महीने में देख रहे हैं। लुक एट दिस के बाहर जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर वेरी स्कार्स और नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर है। तो जितना भी वाटर मेरे इन पर्टिकुलर मेसोफिल सेल्स में से लॉस हो रहा है, इट इज रेडिली मूविंग आउट ड्यू टू अ वेरी वेरी स्टीप ग्रेडियंट, राइट? लेकिन जब मैंने इसी प्लांट को, इसी स्पीशीज के प्लांट को कहाँ रखा, यस, बरसात के मौसम में, तो आप देख रहे हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं वो आसानी से मूव नहीं कर रहे। रीजन कि ऑलरेडी हवा में बहुत ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स है, राइट? तो ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इवन दे आर ट्राइंग टू मेक अ ब्लैंकेट अराउंड द स्टोमेटा दैट फर्दर रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर। तो इसका मतलब ये होगा कि हवा में नमी का तनासुब डायरेक्टली रिलेट करता है किसके साथ, लॉस ऑफ वाटर के साथ, कि अगर हवा में नमी ज्यादा होगी तो वाटर लॉस कम होगा, और अगर हवा में नमी कम हुई तो वाटर लॉस ज्यादा होगा। इसका मतलब ये कि ये इनवर्स रिलेशन है, राइट?
देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द ह्यूमिडिटी एंड रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर। जैसे मैं भूल गया हूँ, शायद आप भी भूल सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दूं कि ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द ट्रांसपिरेशन। अब मेरा ख्याल है कि आप भी नहीं भूलेंगे और मैं भी नहीं। राइट, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, एंड दैट वेरी नेक्स्ट फैक्टर इज विंड। फैक्टर नंबर 5, विंड क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? बड़ी सिंपल सी बात है, एयर इन मोशन। अगर आप लोगों की हवा मूव करना शुरू कर दे, राइट भाई, अगर इस वक्त मैं अपने इस रूम की बात करूं, क्लासरूम की बात करूं जहां हम ये लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे हैं, तो यहां तो बिल्कुल हमें हवा फील नहीं हो रही। इसका मतलब ये नहीं है कि हवा चल नहीं रही। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे लगे हुए एसी के फैन को तेज कर दूं या पंखे को तेज कर दूं, तो जाहिर है मुझे महसूस होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे हवा प्रेजेंट है। नाउ दैट पर्टिकुलर एयर इज सेट इनटू मोशन ड्यू टू द फैन और द विंग्स ऑफ एयर कंडीशनर, राइट। तो जब हमारी हवा मूव करना शुरू कर दे किसी चीज के, किसी स्पीड के साथ, किसी वेलोसिटी के साथ, तो हम उसे क्या बोल देते हैं? विंड। अब देखना हम लोगों ने ये है कि अगर मेरे पास एयर होगी तो वाटर लॉस ज्यादा होगा या नहीं होगी, तो वाटर लॉस ज्यादा होगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस दफा हम एनिमेशन नहीं बना रहे, बल्कि हम बोर्ड पे इसकी डायग्राम के साथ लेते हैं कि लुक एट दिस, कि ये मेरे पास एक लीफ है एंड दैट वेरी लीफ इज इन एनवायरमेंट वेयर देयर इज नो विंड, और उसी स्पीशीज का ये एक और लीफ है, बट दिस टाइम विंड इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जो विंड है वो ब्लो कर रही, मीन्स एयर इज इन मोशन एंड इन दिस केस नो विंड। इस वाले केस में मेरे पास कोई विंड नहीं है। ये केस ए है और ये मेरे पास केस बी है, राइट। इस वाले केस में हम फर्ज कर लेते हैं कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है आउटसाइड और हवा भी नहीं चल रही। तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि इन स्टोमेटा में से जितना भी पानी या वाटर वेपर बाहर निकलेंगे वो सारे के सारे यहीं पे जमा रहेंगे। ये किसी उन शैतान बच्चों की तरह बिहेव करेंगे जो बस के दरवाजे में खड़े हो गए हैं और मजीद लोगों को बाहर निकलने भी देना चाह रहे और अंदर भी देना चाह रहे। तो वो वाटर मॉलिक्यूल जो अब इस पर्टिकुलर लीफ में से बाहर आना चाहेंगे, दे विल नॉट बी अलाउड टू कम आउट। देयरफॉर इफ देयर इज नो विंड देयर विल बी अ फ्लैटर ग्रेडियंट, नो ग्रेडियंट एट ऑल। तो जाहिर है यहां से वाटर का लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो मेरे पास कि इन पर्टिकुलर स्टोमेटा में से जो ही वाटर के वेपर्स बाहर आए, रेडली वॉश्ड अवे विद द करंट ऑफ एयर, हवा की ही लहरों के साथ वो यहां से क्या हो जाए, गायब हो जाएं, तो डेफिनेटली यहां पे अगर थोड़े से मॉलिक्यूल होंगे दे कैन कम आउट इजीली, तो वो आसानी से यहां से बाहर आ सकते हैं। तो आपको बात समझ आई होगी जो हम लोगों ने प्रीवियस फैक्टर की दफा भी डिस्कस की थी कि बरसात के मौसम में हमें पसीना ज्यादा क्यों आता है। बरसात के मौसम में हवा में ऑलरेडी नमी होती है, तो वो वाला वाटर जो मेरी स्किन में से लॉस हो सकता है या होता रहता है आम कंडीशंस में, वो उसके साथ चिपक जाते हैं। देयरफॉर वी फील अ स्वेट। उतना ही पानी बिलीव मी आपको गर्मियों के मौसम में भी निकल रहा होता है आपकी बॉडी में से, उतना ही पानी सर्दियों के मौसम में भी निकल रहा होता है। लेकिन चूंकि वहां पे ग्रेडियंट होता है, रेडिली वो वाला वाटर वहां से इवेपोरेट हो जाता है और आप लोगों को स्वेटिंग नहीं होती। बट इट इज नॉट ट्रू फॉर रेनी सीजन। रेनी सीजन में चूंकि हवा में मॉइस्चर ज्यादा है तो आप लोगों की बॉडी में से वो वाटर इवेपोरेट नहीं होता, आपकी स्किन के ऊपर ही रहता है और आप लोग उसे क्या बोलते हैं, स्वेट। या आप उसे एक नाम और भी देते हैं कि भाई आज तो हवा नहीं चल रही, तो बहुत ज्यादा हबस है, राइट। तो ये जो हबस की कंडीशन है वो कुछ ऐसी है कि जब हवा में नमी भी ज्यादा है और सोने पे सुहागा ये कि हवा भी नहीं चल रही, तो हम क्या बोलेंगे कि आज बहुत ज्यादा हबस है, राइट। सो इफ विंड इज देयर, rate of loss of water will be high, and if wind is not blowing, rate of loss of water, mean rate of transpiration will be very low. और अब हम बात करें हैं आज के आखिरी फैक्टर की, and that is the point number 6, and point number 6 is amount or availability of soil water.
कॉमन सेंस माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सी बात है। आप लोगों के पास लुक एट दिस यू कैन से फिगर। इस पर्टिकुलर डायग्राम में हम लोगों ने एक प्लांट यूज किया हुआ है, राइट। इस पर्टिकुलर प्लांट को हमने प्रॉपरली वाटर किया, ठीक है। और वाटर करने के बाद, इसमें पानी डालने के बाद, हमने इसकी लोअर साइड पे मट्टी में से पानी के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, हमने उसके ऊपर पॉलीथीन बैग से कवर लगा दिया। अगर आपको ड्रॉ कर दिखाऊं तो कुछ ऐसी बात थी कि ये मेरे पास एक प्लांट, चलिए ड्रॉ ही कर लेते हैं, ये प्लांट, और इसको हमने पॉट किया था एक ज़ाहिर गमले के अंदर, और ये थे मेरे पास उसके लीव्स, राइट। और हमने क्या किया, इसको पानी दिया। तो पानी देने के बाद, पानी दिया हम लोगों ने इसको, और पानी देने के बाद हमने इस पूरे के पूरे स्टेम को और इस गमले को एक पॉलीथीन बैग में लपेट दिया। इट मीन्स कि हम उस पर्टिकुलर फैक्टर को नलीफाई करना चाहते हैं जो इस पर्टिकुलर सॉइल में इवेपोरेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस हुआ। वी वांट टू मेजर द लॉस ऑफ वाटर नॉट फ्रॉम द सॉइल, वी वांट टू मेजर द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द GBS ऑफ द प्लांट बॉडी। GBS स्टैंड्स फॉर जनरल बॉडी सरफेस। तो हम उसके बाद इस सारे के सारे पौधे को कवर कर देंगे एक पॉलीथीन बैग के साथ, राइट। तो क्या देखेंगे हम लोग कि यहां से तो पानी आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी इस पौधे के, इस पॉलीथीन बैग के अंदर अब वाटर वेपर्स जो ना वो इकट्ठा होना शुरू हो गए, राइट। अगर आप इसको पानी देंगे तो यहां पे वाटर वेपर्स ज्यादा जमा होंगे, और अगर आप इसको पानी नहीं देते तो यहां पे वाटर वेपर्स कम इकट्ठे होंगे। कॉमन सेंस है ये कि जाहिर है इस पर्टिकुलर लीफ ने वाटर कहां से लॉस करना है, जमीन से एब्जॉर्ब करके। अगर आपकी सॉइल में अवेलेबल वाटर ज्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, और अगर सॉइल में अवेलेबल वाटर कम हुआ तो रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर भी कम हो जाएगा। ये कॉन्सिक्वेंटली बात है। तो इस पर्टिकुलर चीज को भी कि मेरी सॉइल में कितना वाटर है, प्लांट प्रॉपर सेंस करता है, और सेंस करने के बाद अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर रहा होता है कि मुझे अपने स्टोमेटा को कितना ओपन करना है या कितना कम करना है, राइट। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्लांट को पानी ना दें तो पहले ये वाला जो प्लांट है ये पहले साइन शो करे विल्टिंग के, मुरझाने के, और अगर इसके माली को या आप लोगों को तब भी शर्म नहीं आई तो ये पौधा आपके जुल्म साथे साथे मर जाएगा, राइट। तो ये है वो वाले अवामिल, वो फैक्टर्स कि जो किसी पौधे के रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी व्हाट द ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन का मतलब ये है कि हमारे प्लांट में प्रोड्यूस होने वाले फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स वो प्लांट बॉडी में कैसे कैसे मूव करते हैं, और उसको हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगेन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अपने ग्रेट पेरेंट्स को भी अपनी दुआ में याद रखें, उनकी बहुत खिदमत करें, और अगर आप लोगों को इसकी हिम्मत और तौफीक भी अता फरमाए। और अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।